हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग है। अगर हमें पीएचडी एडमिशन लेना है तो मैक्सिमम कितनी अमाउंट स्पेंड करनी पड़ेगी, रियलिटी में मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है, एनईटी क्वालिफिकेशन, गेट क्वालिफिकेशंस एंड फेलोशिप्स का क्या इंपॉर्टेंस है इस पीएचडी एडमिशन प्रोसेस में। और अगर हमें पीएचडी एडमिशन लेना भी है तो उससे पहले मेरे रिसर्च टॉपिक एंड रिसर्च गाइड फिक्स होने चाहिए। उसके अलावा भी मैं पीएचडी एडमिशन ले सकता हूँ एंड जो मेरी बेसिक क्वालिफिकेशंस है उसके अकॉर्डिंग मुझे किस टाइप के यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना है पीएचडी एडमिशन के लिए, तो ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड उसके सामने जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करो, क्योंकि मैं पीएचडी एडमिशन एंड रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस के रिगार्डिंग वीडियोस डालता रहता हूँ। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको पीएचडी करनी क्यों है, क्योंकि अगर डेडिकेशन के साथ भी आप पीएचडी करते हो तो आपको 4 या 5 साल तो ऐसे भी लग जाते हैं, उससे ज़्यादा लगेंगे लेकिन कम नहीं। एंड आपको 10-15 लाख इन्वेस्ट करने होंगे। ये अमाउंट डिपेंड्स है आपको कौन सा कैटेगरी थ्रू पीएचडी एडमिशन मिलता है। पहली कैटेगरी ये है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास सिर्फ एक चॉइस है, आप फुल टाइम कैटेगरी थ्रू एडमिशन ले सकते हो। एंड उसके बाद भी आपके पास 2 चॉइसेस रहेगी, आपको स्टाइपेंडरी कैटेगरीज है एंड विदाउट स्टाइपेंड कैटेगरीज है। अगर आपको हाफ टाइम टीचिंग असिस्टेंटशिप या रिसर्च असिस्टेंटशिप मिल रही है तो आपको डेफिनेटली पहले 2 साल 25,000 स्टाइपेंड मिलेगा एंड अगले 3 साल 28,000 स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें सारा एक्सपेंडिचर आपका एडमिशन फीस एंड प्रोजेक्ट का एक्सपेंडिचर जो भी रहता है वो इससे कवर हो सकता है। ऑलमोस्ट आपकी पीएचडी फ्री हो जाएगी अगर आपको स्टाइपेंड मिलता है तो। अगर आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता तो ये सारा एक्सपेंडिचर पीएचडी आपको खुद को फंड करनी होगी। सेकेंड कैटेगरी, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, अगर आप इंडस्ट्री में हो तो आपके पास स्पॉन्सरशिप कैटेगरी है। आप स्पॉन्सरशिप कैटेगरी थ्रू पीएचडी एडमिशन ले सकते हो। अगर आप टीचिंग में है तो टीचिंग में एक क्यूआईपी करके कैटेगरी है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, इसके अंडर आप पीएचडी एडमिशन ले सकते हो। एंड आपको फुल टाइम पीएचडी करनी है एंड आपको सैलरी आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन देगी, तो इसमें भी सब एक्सपेंडिचर जो है वो सैलरी थ्रू कवर हो जाता है। और अगर आप इंडस्ट्री में हो तो भी आपको फुल टाइम पीएचडी के लिए जाना होता है और आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, आपकी सैलरी देगी, तो वहाँ से भी आप आपका एक्सपेंडिचर, पीएचडी का एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी है पार्ट टाइम कैटेगरी। अगर आप स्टूडेंट हो तो पार्ट टाइम कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास 2, 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप पार्ट टाइम कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। एंड पार्ट टाइम कैटेगरी में आपको आपकी पीएचडी खुद फंड करनी होगी। अगर आपको पार्ट टाइम में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है तो आप कुछ रिसर्च ग्रांट्स है उसको अप्लाई कर सकते हैं, प्रोजेक्ट जो कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लगेंगे। लेकिन इसमें भी जो फुल टाइम कैंडिडेट्स है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। अभी हम बात करेंगे एडमिशन प्री रिक्विजिट्स के बारे में। बहुत स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि कॉमन है कि एडमिशन लेने से पहले मेरे पास रिसर्च टॉपिक एंड रिसर्च गाइड फाइनल होना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसर्च टॉपिक कभी एडमिशन लेने से पहले फाइनलाइज नहीं हो सकता। आपने जो बैचलर्स में या आपके मास्टर्स में जो प्रोजेक्ट किया है, वो जो वर्किंग एरिया है, वो एरिया सिर्फ आपको डिफाइन करना है। और उस एरिया से रिलेटेड अगर कोई भी गाइड किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है एंड उस यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करते हो डेफिनेटली आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। आपका टॉपिक नहीं फाइनलाइज होना है, आपका रिसर्च एरिया फाइनलाइज होना होता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स करके एक फील्ड है जो कि केमिकल, सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। ये बहुत ब्रॉड फील्ड है। इसमें हंड्रेड्स ऑफ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जहाँ से पीएचडी हो सकती है, जहाँ पर पीएचडी हो सकती है। अगर आपके बैचलर्स में या मास्टर्स में आपके इससे रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट किया हुआ है एंड इसके रिलेटेड अगर कोई आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में कोई गाइड काम कर रहा है तो उस एनआईटीज़, आईआईटीज़ में आपको अप्लाई करना है तो ही आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। एक बात तो फाइनल है कि आपका रिसर्च एरिया फाइनल होना चाहिए एंड रिसर्च गाइड भी फाइनल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका एरिया, उस गाइड के एरिया
से कोरिलेट होना चाहिए, तो ही आपको एडमिशन मिल सकता है। कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली गाइड को कांटेक्ट करते हैं जो कि उनके एरिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं। गाइड उनके रिज्यूमे देखते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो आपको गाइडेंस करेंगे पीएचडी के लिए या नहीं। लेकिन फिर भी आपको एक पीएचडी सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू जाना पड़ता है, आपको रिटन टेस्ट उनकी क्लियर करनी पड़ती है, तो इंटरव्यू में वो गाइड आपको प्रेफरेंस ज़रूर देगा। तो ये बात रहती है, आपका रिसर्च गाइड भी पहले से फिक्स नहीं हो सकता। अगर आपका रिसर्च एरिया सेम है तो ही आपको पीएचडी एडमिशन मिल सकता है। और अगर आपको ऐसे लगता है कि आपने जो भी काम किया है मास्टर्स में या बैचलर्स में, उस रिलेटेड उस एरिया में पीएचडी नहीं हो सकती, तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है पीएचडी एडमिशन लेने में। तो आपको एक एरिया फाइनलाइज करना होगा, वहाँ से पीएचडी, वहाँ से उस एरिया से कौन से भी टॉपिक पे पीएचडी हो सकती है। एंड उस एरिया में एक दो टॉपिक पे आपको एक दो पेपर पब्लिश करने हैं। अगर आप ऐसे करते हो तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस मिलेगा पीएचडी सिलेक्शन प्रोसेस में। लेकिन पेपर पब्लिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको पीएचडी एडमिशन लेना है तो। और पेपर पब्लिश करते समय आपको ध्यान में रखना है कि पेपर सिर्फ आपको अनपेड जर्नल, स्कूपर्स इंडेक्स जर्नल या साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल में ही पब्लिश करने हैं। अगर आप ऐसे पेड जर्नल में पेपर पब्लिश करते हो जो कि SCI या स्कूपर्स इंडेक्स लिस्ट में भी नहीं है, तो उस रिसर्च को, उस पेपर्स को कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आप पीएचडी सिलेक्शन प्रोसेस में वो पेपर्स दिखाते भी हो तो आपका एक निगेटिव पॉइंट सामने आएगा। नेक्स्ट पार्ट है बेसिक क्वालिफिकेशंस। तो अगर आप साइंस फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। एंड बैचलर्स में एंड मास्टर्स में आपको 60%, दैट मीन्स फर्स्ट क्लास मिनिमम चाहिए। एंड इसके अलावा भी आपके पास एटलीस्ट NET क्वालिफिकेशन या गेट क्वालिफिकेशन चाहिए। NET मीन्स CSIR, JRF, UGC JRF, ऐसे बहुत नेट एग्जाम्स हैं, इसमें से एक क्वालिफिकेशन आपके पास चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपके पास दो चॉइसेस है। आफ्टर बीटेक यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर PhD एंड मास्टर डिग्री के बाद भी आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर MTech के बाद आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो गेट क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, सिर्फ आपको बैचलर्स में एंड मास्टर्स में 60%, दैट मीन्स फर्स्ट क्लास चाहिए। एंड कुछ IITs ऐसे है जैसे कि IIT भुवनेश्वर एंड IIT वाराणसी, उनको अगर अप्लाई आपको करना है PhD के लिए तो MTech के बाद भी आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। लेकिन ऑलमोस्ट इन ऑल रिमेनिंग IITs एंड इन ऑल यूनिवर्सिटीज़ आप MTech के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो विदाउट गेट स्कोर PhD एडमिशन के लिए। अगर आपको BTech के बाद डायरेक्टली PhD के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास 80% मार्क्स, अराउंड 80% मार्क्स चाहिए बैचलर्स में। एंड आपको गेट क्वालिफिकेशन चाहिए जिसमें बहुत अच्छा स्कोर भी होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट PhD आपको बेसिकली IITs में मिलेगी एंड IISc में मिलेगी। दूसरी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो डायरेक्ट PhD डिग्री नहीं देती। ये बेसिक क्वालिफिकेशंस, NET क्वालिफिकेशन, गेट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस रहेंगे। पहली तो ये चॉइस है कि आप IITs या IIScs में अप्लाई कर सकते हो PhD एडमिशन के लिए। IITs एंड IIScs में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ी सी टफ है, हार्ड है। अगर आपका NET गेट क्वालिफिकेशन है भी, फिर भी सभी स्टूडेंट्स को उनकी रिटन टेस्ट क्लियर करनी पड़ती है। देन उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में बेसिकली रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस के ऊपर एंड जो भी आपने बैचलर्स में या मास्टर्स में काम किया है जो जिस भी प्रोजेक्ट पर, सो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं एंड थोड़ा सा टेक्निकल इंटरव्यू होता है। सो अगर इंटरव्यू आपका अच्छा जाता है तो आप वहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका रिसर्च एरिया एंड वहाँ के जो गाइड से इंटरव्यू ले रहे हैं उनका रिसर्च एरिया अगर मैच होता है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा एंड आपका एडमिशन वहाँ पर हो सकता है। सेकेंड चॉइस आपके पास ये है कि आप NITs में अप्लाई कर सकते हो। सो NITs के बेसिक क्वालिफिकेशंस एंड सिलेक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट IITs की तरह है। NITs में कुछ NITs ऐसे जैसे कि NIT नागपुर है जहाँ पर MTech होने के बाद भी आपको गेट स्कोर कंपलसरी है। सो ये देखकर आपको अप्लाई करना है कि कौन से NITs IITs में NET एंड गेट क्वालिफिकेशन कंपलसरी है। तो थर्ड चॉइस आपके पास ये है कि आपकी क्वालिफिकेशंस अगर कम है, आपको 55% है, आपके पास NET गेट क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास NET या गेट क्वालिफिकेशन होगा सो इंडिया में 80% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपको रिटन टेस्ट नहीं देनी पड़ेगी। अगर आपके पास NET और गेट क्वालिफिकेशन है तो आप डायरेक्टली आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन किया जाएगा और इंटरव्यू अगर आपका अच्छा जाता है तो आपको PhD एडमिशन
मिल सकता है। तो ये एनईटी एंड गेट क्वालिफिकेशन का एक एडवांटेज है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस नहीं है तो आपको उनकी रिटन टेस्ट देनी पड़ेगी, जिसकी लेवल IITs NITs की तरह नहीं है। ये रिटन टेस्ट बहुत ही सिंपल होती है, बेसिकली आप इजीली क्लियर कर सकते हो एंड इस इंस्टीट्यूट्स में आपको PhD एडमिशन मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे PhD एडमिशन के रिलेटेड। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगर आपको PhD एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।